पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, साल 2020 का सूरज गरूब हो गया। अब नए साल में जो 2020 के चैलेंजेस थे, क्या वो उसी तरह से चलेंगे? और साल 2020 का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एक आलमी वबा, ग्लोबल पेंडेमिक, कोरोना वायरस, ना नजर आने वाला वायरस, जिसने पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उसको रेडिकली बदल के रख दिया। और हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को किस किस तरह से तब्दील किया। उसने तालीम को भी इफेक्ट किया, हेल्थ सर्विसेज को इफेक्ट किया, और इसके असरात पाकिस्तान में भी देखे गए। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए जो 2020 के चैलेंजेस थे, उसमें से कौन कौन से चैलेंजेस 2021 में जाएंगे, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि 2020 में, सिर्फ 2020 में हमने कौन कौन सी बड़ी स्टोरीज की, बड़े स्कैंडल्स किए, जिसका क्या असर बराह रास्त आपकी ज़िंदगी पे था, और क्या अगले साल इससे कोई बेहतरी आएगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, वो भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सबसे बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2020 में क्या थे। सबसे बड़ा चैलेंज, जो कि एक आलमी चैलेंज भी था, वो था कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक के साथ निमटना किस तरह से। और आज 31 दिसंबर 2020 तक, जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ, पाकिस्तान में तकरीबन 10,105 पाकिस्तानी लुकमाए अजल बन चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और जब हम ये आज बात कर रहे हैं तो 2021 में क्या ये इसी तरह मामला चलेंगे? दुनिया को ये उम्मीद है कि एक वैक्सीन इजाद कर ली गई है। पाकिस्तान में आज तक की जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि हमने भी 22 करोड़ आबादी के लिए कोई 15 लाख वैक्सीन का ऑर्डर कर दिया है, जो कि आएंगी। लेकिन क्या इससे हालात तब बहुत जल्दी तब्दील हो जाएंगे? जो पहले स्टेप्स इस हुकूमत ने लिए, जिसका कि वज़ीर आज़म ने आज भी जिक्र किया, स्मार्ट लॉकडाउन का, वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी और पहली वेव में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और हमारी दुआ भी ये है अल्लाह ताला से कि अपना रहम जारी रखे पाकिस्तान पे, और ये वबा जो सेकेंड वेव है, जिसको कहा जा रहा है कि ज़्यादा ख़तरनाक है, वो पाकिस्तान में उतनी तबाही ना मचाए जितनी वो दुनिया के बाकी ममालिक में मचा रही है, और तमाम आलमी दुनिया जो है उसको इस वबा से निजात भी दिलाए। इससे बहुत सारे चैलेंजेस भी लिंक्ड हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब इससे कोशिश भी करते रहे निमटने की, और अपोजिशन उनको बार बार याद भी कराती रही कि वज़ीर आज़म साहब, आपने तो 1 करोड़ घर बनाने का, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, वो वादे क्या हुए? तो ये जब अपोजिशन जब भी ये याद कराती है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी पूरा साल इस हवाले से बैठे रहे, सोचते रहे, बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग्स भी की, तो उसमें यही कंसर्न था कि इकॉनमी को रिवाइव किस तरह से किया जाए, मईशत को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कैसे किया जाए। अब मईशत को खड़ा करने के लिए बहुत से इकदाम लेना ज़रूरी थे, और जब कोरोना पेंडेमिक आया तो दुनिया भर में जहाँ इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम किए गए, जो स्टेट बैंक से मुख्तलिफ ममालिक के सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने जो स्टेप्स लिए, पाकिस्तान ने भी उनको रेप्लिकेट किया। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के सहाफ़ी थे, जिनमें कि मोहम्मद मालिक का भी नाम आता है, रऊफ क्लास्टा का आता है, और हमने भी आवाज़ उठाई थी, शहबाज राना ख़ास तौर पे, कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 13% से ऊपर लेके गए थे, जिसने पहला ब्लो दिया पाकिस्तान की इकॉनमी को और हॉट मनी अट्रैक्ट करने के लिए, गलत एक पॉलिसी थी। और वज़ीर आज़म से ये 12 सवाल भी हुआ था, पब्लिकली भी सवाल हुए थे कि ये तो वो पॉलिसीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक हिटमैन अडॉप्ट करते हैं। और फिर हमने देखा कि जब कोरोना पेंडेमिक आई तो इंटरेस्ट रेट को कम किया गया और इकोनॉमी को चलाने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए। अब सवाल ये बनता है कि अगर वाकई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना एक अच्छी पॉलिसी थी, तो फिर तो वो जब कोरोना पेंडेमिक आई थी उस वक्त भी जारी रहना चाहिए था। जिस हॉट मनी को रजा बाकिर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक साहब, बेच रहे थे बैठ के कि जी हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, वो हॉट मनी गई किधर? मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल ये हॉट मनी का स्कैंडल ज़रूर इन्वेस्टिगेट होगा, और इसमें रजा बाकिर साहब का और डॉक्टर हफीज शेख साहब का क्या किरदार था। अगर ये हुकूमत खुद इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी तो आने वाली हुकूमतें यकीनन इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, और ये चीज़ एक मार्क हो चुकी है, सबके जहन में है कि कौन किसने इस हवाले से क्या किया। लेकिन बहरहाल ये वो चैलेंजेस थे इकॉनमी के, जिसको कि इकॉनमी को फिक्स करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात फिक्रमंद रहे, और आज भी जो अशिया खुर्दो नोश है उसकी कीमतों के हवाले से परेशान रहते हैं। आज साल का आखिरी दिन था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें भी हमें कल पता लगा कि बढ़ गई। क्या अगले साल ये कुछ कम होने की उम्मीद है?
बिल्कुल नहीं। पेट्रोल की कीमतें अगले साल बढ़ेंगी और उसकी मैं वजह आपको बता दूं कि जो वैक्सीन कहा जा रहा है ईजाद हो गई है, जो एयरलाइंस हैं वो दोबारा खड़ी हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी दोबारा रिवाइवल की तरफ जा रही है। तो जब ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी वो बढ़ानी पड़ेंगी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब एक काम कर सकते हैं, जो कि उन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ अगर आवाम को देना है, तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो कि पिछले कई सालों बाद पाकिस्तान में मैक्सिमम 30 रुपए चार्ज हो रही थी और उसको फिर थोड़ा कम भी किया गया, वहां पे एक रिलीफ का मार्जिन है। अगर वजीर आजम साहब चाहें तो 2021 में जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें 2021 में बढ़ेंगी। क्या बिजली की कीमतें यही रहेंगी या बढ़ेंगी? बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी और बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। बहुत ज्यादा से मुराद है तकरीबन 25%। और ये 25% की फिगर तब आ रही है कि IMF के साथ आपने मुआहिदा करना है और IMF की मेन बुनियादी डिमांड ये है कि ना 25% आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं। अब 25% जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो यकीनन नाज़रीन आपके बिल भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे, पेट्रोल भी बढ़ेगा, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी और इसका फिर पूरी मईशत में एक ओवरऑल इफेक्ट भी आता है। और उसको किस तरह से आपने केटर करना है वो यकीनन जब बजट आएगा जून में तो उस हवाले से हमें पता लगेगा कि हुकूमत हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए उस हवाले से क्या कर रही है। साथ माशी चैलेंजेस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वज़ीर आज़म उस पर कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सियासी चैलेंज इसके साथ वज़ीर आज़म को आया साल 2020 में, वो अपनी कोलिशन पार्टनर्स, क्योंकि कोलिशंस पार्टनर्स के सर पे ये हुकूमत खड़ी है, बड़ी थिन मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कभी नाराज हो गए, कभी मान गए और नाराज़गी का जब भी इजहार हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी डायरेक्टली और कभी अपने चंद खैरखाओं के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मना के साथ रखने की कोशिश करनी पड़ी। साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी हमने यही हाल देखा और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी कुछ अपने मुतालबात का कह रही है कि जी हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, कुछ इजहार इसी तरह का हो रहा है। एक कोलिशन पार्टनर अख्तर मेंगल साहब इमरान खान साहब को छोड़ गए, तो अब क्या ये कोलिशन को मेंटेन रखने के जो चैलेंजेस 2020 में थे वो 2021 में भी रहेंगे? 2021 में ये ज्यादा चैलेंजेस कंपाउंड हो जाएंगे और इमीडिएटली अभी जनवरी अगर कल से जब शुरू होगा और सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं तो तमाम भाव ताव किया जाएगा कि सेनेट में किस कोलिशन पार्टनर को कितनी सीट्स चाहिए, किसको क्या हिस्सा चाहिए। तो अब उस कोलिशन पार्टनर्स को किस तरह से साथ रखा जाए, कैसे खुश रखा जाए, ये भी उन पॉलिटिकल चैलेंजेस में से एक चैलेंज होगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जितने पार्टनर्स हैं वो भी अब कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ कुछ राब्ते टॉप लेवल पे भी इस्टेब्लिश हुए, तो वो भी इनको वो करने की, अपने साथ मिलाने की PDM पूरी तरह कोशिश करेगी। और इस सारे का मकसद क्या होगा? इस सारे का मकसद होगा एक इन हाउस चेंज लाना। तो इन हाउस चेंज जो है सेंटर में और ख़ास तौर पर पंजाब में इसकी कोशिश होगी और PDM ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें भी ये ऑप्शन डिस्कस हुआ। तो क्या ये तब्दीली लाने की कोशिश पहले वफाक से की जाएगी या पंजाब से? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर ये कोशिश होगी तो पहले इसके लिए ग्राउंड टेस्टिंग जो होगी वो पंजाब होगा। और पंजाब इसलिए होगा कि एक मैसेज दिया जाए सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, क्योंकि जो एक सिलसिला शुरू हुआ और एक बातचीत शुरू हुई कि ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2006 में जनरल मुशर्रफ के दौर में बात शुरू हुई थी कि जी एक रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, अब उसका नाम ग्रैंड नेशनल डायलॉग रख दिया गया। और इस हवाले से मोहम्मद अली दुरानी साहब, एक और कोलिशन पार्टनर हुकूमत के इत्तेहादी, वो भी काफ़ी एक्टिव है। उनकी चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब से जेल में बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई और उसके बाद भी उन्होंने वही आके बात की कि जी ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बड़े वाज़े अल्फाज में ये कह चुके हैं कि वो चोरों डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो। और ग्रैंड नेशनल डायलॉग पे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कन्विंस नहीं होते तो उसकी मैसेजिंग के लिए एक तरीका हो सकता है कि पंजाब में कुछ हिलजुल हो जिससे कि शायद एक मैसेज आए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इदराक है और उनके कुछ पार्टी के जो वफादार लॉयलिस्ट
हैं जिनको कि क्योंकि वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग को सपोर्ट नहीं करते तो उनकी शिकायतें भी लगाई जाती हैं। तो उनका ख्याल है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग अगर शुरू होता है तो इसकी फिर अगली स्टेज जो होती है वो है ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब किसी सूरत रजामंद नजर नहीं आते। तो ये वो चैलेंजेस हैं सियासी फ्रंट पे जो आगे जाके नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर ने लाहौर से खबर दी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकात हो रही है, जारी है मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ। जी हाँ, वही मौलाना फजलुर रहमान साहब अब मोहम्मद अली दुरानी साहब से मिल रहे हैं। और पीडीएम के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं कि उन्होंने साल 2021 में 1 जनवरी को कल जो रायफिल्ड में मुलाकात है कि अपनी कोलिशन को बरकरार कैसे रखना है, और अब मोहम्मद अली दुरानी साहब वही ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मैसेज मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी लेके गए। अगर इस वक्त तक तो ग्रैंड नेशनल डायलॉग के आइडिया को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रिजेक्ट कर चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत पर यकीन भी रखती है। और कल जब पीडीएम का इजलास होगा, रायविंड में इजलास होगा, तो बहुत से फैसले होंगे जिसके बाद पीडीएम अपना फ्यूचर का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, अपना अगला लाए अमल है, वो भी उसका भी फैसला करेगी कि किस तरह से आगे जाना है। और इसमें यकीनन ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग वाली बात जो है वो भी जेर बहस आएगी कि ये वाला जो सिलसिला है सारा, इसमें पीडीएम को क्या मिलेगा, पीडीएम के जो 9 जो जमातें हैं इसमें शामिल, उनके लिए इसमें क्या चीज़ है और इनको इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का हिस्सा क्यों बनना चाहिए। तो ये वो सियासी चैलेंजेस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 2020 में फेस कर रहे थे और आगे 2021 में भी ये मामलात चलते रहेंगे। अब कुछ नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उस वक्त जनरल बाजवा की जो डिप्लोमेसी थी, बाजवा डॉक्ट्राइन, तो उसके तहत हमने देखा था कि सऊदी अरब के साथ जनरल बाजवा के जो विजिट्स हुए थे, मुत्तहिदा अरब इमारात में विजिट्स हुए थे, कतर में विजिट्स हुए थे, चाइना में विजिट हुए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुनियादें रखी गई थी और स्ट्रॉन्ग बुनियादें रखी गई थी कोऑपरेशन की इन तमाम ममालिक के साथ। लेकिन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है और जो बुनियाद जनरल बाजवा ने रखी थी उसको बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। हमने देखा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान भी आए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी मोहब्बत का वालियाना इज़हार करते हुए उनकी गाड़ी भी चलाई और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक इकनॉमिक बेल आउट पैकेज दिया, मुत्तहिदा अरब इमारात ने बेल आउट पैकेज दिया, कतर ने कहा कि जी हम भी यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरब ने भी कोई $20 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की थी। लेकिन अब 2 साल गुजरने के बाद हमें यह एहसास हो रहा है कि शायद फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस उस जितनी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस हुई थी वो तो एक तरफ, जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हैं उनकी नौकरियों का क्या हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बाकायदा जो वर्क वीज़ाज हैं उस पे साल के आखिर में आके पाबंदी लगाई। फॉरेन ऑफिस कहता है कि इस हवाले से बातचीत हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी कंफर्म किया था कि जब उन्होंने दौरा किया और उस हवाले से उन्होंने बातचीत की, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। तो क्या ये हालात आगे जाके बेहतर होंगे? साल 2021 में कोशिश ये की जा रही है कि इन हालात को बेहतर किया जाए और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक प्रॉन्ग है उसको ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया है जनरल बाजवा ने। और इस हवाले से जो ISI चीफ हैं लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, उनके चंद एक ऐसे दौरे भी हुए हैं जिसका कि ISPR ने जिक्र नहीं किया चंद ममालिक के, और जो पाकिस्तान के फ्रेंडली रिलेशंस हैं उसको मेंड करने की, मिलिट्री डिप्लोमेसी की उस हवाले से बाकायदा तौर पे बैकग्राउंड में कोशिशें की जा रही हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी के जो चैलेंजेस हैं जो कि इमर्ज हुए वो इसी तरह से चलते रहेंगे और कोशिश की जाएगी कि इंडिया जो कि अब इनरोड्स बना रहे हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, पाकिस्तान के अपना ये ट्रेडिशनल जो मुस्लिम ममालिक हैं, भाई हैं, OIC में हमारे साथ एक ही फोरम में, ये ग्राउंड इंडिया के लिए छोड़ दे। पहली दफ़ा इंडियन मिलिट्री चीफ का सऊदी अरेबिया का दौरा हुआ, तो अब 2021 में कोशिश ये होगी कि जितना हमने ये ग्राउंड इस हवाले से लूज किया या इंडिया वहाँ पे इनरोड्स बना रहा है उस ग्राउंड को रिकवर किया जाए। और जो फॉरेन पॉलिसी के जब मामलात आते हैं तो उसमें पाकिस्तान और भारत ट्रेडिशनली एक दूसरे के रवायती खिलाफ रहे हैं और हमने इस हवाले से देखा कि जो एस्केलेशन 2019 में हुई थी वो 2020 में भी चलती रहीं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस थी, सीज फायर लाइन की वायलेशंस भारत की तरफ से वो ज़्यादा बढ़ गई, उसमें सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया गया। हमारे बहुत से वहाँ पे फौजी सिपाही वो भी शहीद हुए और पाकिस्तान ने इसका इफेक्टिवली
जवाब भी दिया, बार बार अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशंस को भी कहा कि इस चीज़ का बाकायदा तौर पे नोटिस लिया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी जब व्हीकल्स वहाँ पे गई, उसका स्टाफ गया, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई। तो इंडिया अपनी जारियत जारी रखे हुए, और क्या 2021 में ये मजीद बढ़ेगी? बिल्कुल, इसको रद्द नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान इसका बारहा इजहार करता रहा है, वर्ल्ड कैपिटल्स को बताता रहा है कि इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं इस खित्ते में वो कुछ अच्छे नहीं, और ये एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट की ज़्यादा 2021 में होगी। इस पर दुआ करनी चाहिए कि अमन रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके मिनिस्टर्स के जो अज़ाइम हैं वो पाकिस्तान पे हमला करने के, और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी तैयारियां किए हुए है, और बार बार भारत को याद दिलाया जाता है कि जो गलती आपने 2019 में की थी 27 फरवरी को, वो गलती दोबारा ना कीजिएगा, और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स होगा वो आप देख भी नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पूरी तैयारी पाकिस्तान ने इस हवाले से रखी हुई है, और भारत पाकिस्तान के साथ कर क्या रहा है? पाकिस्तान ने पहली दफा एक जवाब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दिया, और इसका क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जाता है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे जितनी इंटेल आज तक भारत की जमा हुई थी दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से दफ्तर खारजा के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलके एक डोजियर आवाम का दुनिया के सामने लेके आए, और वो डोजियर मुख्तलिफ ममालिक को भी भेजा गया, अक़वाम मुत्तहिदा को भी भेजा गया, और इसमें बताया गया कि भारत किस तरह बहैसियत एक रियासत, एक स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाकायदा सबूत दिखाए गए। जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी वो इस हवाले से शेयर की गई, और साल के आखिर में हमने जाते जाते देखा कि यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट दी जिससे पता लगा कि 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी प्रोपोगेंडा भारत ने शुरू किया हुआ था। ये चीज़ भी अनर्थ हुई। अब इस पर सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इसका जवाब कैसे देना है। अब प्रोपेगेंडे का सिर्फ एक जवाब होता है कि आप रियलिस्टिकली हकायक के साथ, फैक्ट्स के साथ जवाब दें, जैसा कि हमने डोजियर के जरिए जवाब दिया, और जितनी भी इस तरह की इंडियन कार्रवाइयाँ हैं उसको मॉनिटर करके आवाम के सामने और आलमे पूरी दुनिया के सामने हमें ये वाली चीज़ें लानी चाहिए। अब 2020 नाज़रीन जब ख़त्म हो रहा था तो इस हवाले से बहुत सारी और अहम डेवलपमेंट्स हुई जिसका कि असर हम 2021 में भी देखेंगे, और इस हवाले से जब हम अपने हमसायों पर नज़र डालते हैं तो अफ़गानिस्तान उसमें एक अहम हमें रोल नज़र आता है, और एक जंग जो सन 2001 में शुरू हुई थी वो हमें लग रहा है कि अब उसमें एक नई तब्दीली आ रही है। एक अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस, पीस डायलॉग बाकायदा तौर पे शुरू हुआ जिसमें पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया, और इस हवाले से अब अगली स्टेज क्या होगी, तालिबान का इस हुकूमत में रोल क्या होगा, ये वो चीज़ें जो 2021 में बाकायदा तौर पे डिसाइड होंगी, और इसमें मज़ीद प्रोग्रेस होता है या कि एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाता है। 2021 में इस चीज़ का बाकायदा तौर पे हमें फैसला होता हुआ नज़र आएगा, और 2021 में ही जनवरी 20 को जो बाइडन अमेरिका के सदर के तौर पे अपना हल्फ उठाएंगे, और ईरान के साथ जो उनकी पॉलिसी है और जमहूरियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके असरात पाकिस्तान पे भी काफ़ी हद तक हमें नज़र आएंगे। अगर नाज़रीन 2020 को देखा जाए तो इसे एहतजाज का साल भी कहा जा सकता है, और ख़ास तौर पे उन लीडरान के खिलाफ जिन्हें कि आम तौर पे पॉपुलर लीडर्स कहते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंडिया हो या दीगर ममालिक हो, वहाँ पे सब जगह पे मुख्तलिफ मुजाहरे हुए, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी मुजाहरे हुए। तो ये वाले मुजाहरे जो हैं इनमें शिद्दत आएगी 2021 में, और पाकिस्तान में भी ये वाले मुजाहरे देखे जा सकते हैं। 2020 में कौन से बड़े बड़े मुजाहरे हुए, और ख़ास तौर पर साल के आखिर में चंद ममालिक आप शेयर करते हैं कि किन इशूज़ पे वहाँ पे इन ममालिक में मुजाहरे हो रहे थे। जी नाज़रीन, और 2021 में पाकिस्तान, 2020 में भी पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट देखे, और 2021 में जो अपोजिशन जमातें हैं वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रही हैं। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, और वक्फे के बाद आपसे एक बड़ी खबर जो डेवलपिंग खबर है वो भी शेयर करेंगे, और चंद मज़ीद बड़ी खबरें साल 2020 की जिनका असर और जो खबरें मज़ीद डेवलप होंगी 2021 में, एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और साल 2020 में ARY आपके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबरें लेके आया और सबसे पहले खबरें लेके आया, और ये साल के जाते जाते भी ये रवायत ARY बरकरार रख रहा है। और हमारे रिपोर्टर यार मोहम्मद इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में, एक जगह जहां पे खुफिया मुलाकात हो रही थी, और वाहिद रिपोर्टर है जो वहां पे पहुंचे हैं और इन्होंने ये खबर ब्रेक की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हो रही है मोहम्मद अली दुरानी से। यार मोहम्मद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। यार मोहम्मद, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आप इस वक्त मौजूद कहाँ पे हैं और क्या ये मुलाकात जारी है या खत्म हो चुकी है? देखें अरशद भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियाज दुरानी जो JUI के सीनियर रहनुमा है लाहौर के। यहाँ पे मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात जारी है। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये वही गाड़ियाँ हैं जो चंद रोज कबल शहबाज शरीफ से कोट लखपत में जेल में मुलाकात करने गई थी, लेकिन अब जो यहाँ पे मुलाकात हो रही है वो मौलाना फजलुर रहमान और जो मोहम्मद अली दुरानी के माबैन ये अहम मुलाकात है। और जराये का ये कहना है कि 1-on-1 मुलाकात जारी है और ये मुलाकात हो रही है और इस पे अहम मामला जेर गौर रहेंगे, क्योंकि जिसका कल PDM का अहम इजलास होने जा रहा है। पहले ही पीपल्स पार्टी और जो मौलाना फजलुर रहमान है उनको ये एतराज था कि जो मोहम्मद अली दुरानी जो फंक्शनल लीग के अहम रहनुमा हैं उनसे शहबाज शरीफ से जो कोट लखपत में मुलाकात हुई थी उस पर काफी ज्यादा एतराजात उठाए गए थे, लेकिन जो PDM में दरारें पड़ी थी अब इस मुलाकात में उनको कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो इस्तीफों की बात से पीछे हटी है और साथ उन्होंने जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उनमें भी जाने की उनकी इतलात आ रही हैं। इस हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर आएंगे और जो कल का इजलास होगा उस हवाले से भी निकात जो है वो सामने रखे जाएंगे। 1-on-1 मुलाकात है ये मौलाना फजलुर रहमान। बिल्कुल ठीक है। और यार मोहम्मद, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपने कोई गाड़ियों का जिक्र किया, कौन सी गाड़ियां? क्योंकि अब हमारे पास आप वीडियो पे नजर आ रहे हैं, आप DSNG लेके भी पहुंच गए यहाँ पे जगह पे, और माशाल्लाह पहले रिपोर्टर हैं जो अगर वो गाड़ियां पैन करके हमें दिखा सकते हैं या अभी मुमकिन नहीं है? बिल्कुल अरशद भाई, मैं आपको वो गाड़ियाँ दिखता हूँ। ये वो गाड़ियाँ हैं जो मोहम्मद अली दुरानी की गाड़ियाँ हैं जो कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात भी वो इन्हीं गाड़ियों पे करने गए थे, और आज JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से ये मुलाकात करने के लिए इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। जब पहले ये गाड़ियाँ कोट लखपत में पहुंची थी जेल में तो वहाँ पे ज़्यादा जो इख्तलाफात हैं वो देखे गए थे कि ये बैकडोर मुलाकातें और ये मामला क्यों हो रहे हैं। खसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ था उसमें ये बातें ज़ेरे गौर आई थी, और फिर मौलाना फजलुर रहमान भी जो नाखुश थे शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई थी फंक्शनल लीग के रहनुमा की। लेकिन अब जो मामला हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो PDM के अंदर की दरारें हैं और इस तरह से तहरीक जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं चल रही थी, क्योंकि लाहौर जलसा में भी इतनी जो अवाम की बड़ी तादाद नहीं आई थी, और इसी तरह इनके जो आपसी इख्तलाफात हैं वो जन्म ले रहे थे। लेकिन अब जो मुलाकात होगी उसमें खसूसी तौर पे ये चीज़ सामने रखी जाएगी कि किस तरह से इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए, और पीर पगारा का जो अहम पैगाम है वो भी ज़राए का कहना है कि जो मोहम्मद अली दुरानी है वो लेके यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँचे हैं। ये रियाज दुरानी जो इनके सीनियर रहनुमा है JUI, ये उनकी रहाइश का है, मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब ये वाक़या है। इस वक्त मैं उनकी रहाइश का के अंदर मौजूद हूँ, और ये जो मेरे अकब में दरवाज़ा है इसके अंदर वो मुलाकात जारी है, और हमें भी मौलाना फजलुर रहमान का मैसेज पहुंचा था। हम बिल्कुल इस जो घर के बाहर मौजूद थे, उसके बाद हमें इसके अहाते में बुलाया गया कि बात करने का हमें कहा गया कि कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान हमारे से बात भी करेंगे और जो मुलाकात हुई है उस हवाले से आगाह भी करेंगे। जी बिल्कुल यार मोहम्मद, ये आपको मैसेज जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद पहुंचाया है, और मैसेज मौलाना साहब को खुद एक खुशगवार हैरानगी हुई कि आप जैसा अच्छा रिपोर्टर यहाँ पे एकदम पहुंच गया, जब किसी और को नहीं पता था कि ये खुफिया मुलाकात यहाँ पे जारी है, और आपने साल के जाते जाते एक बड़ी खबर, ये सियासी तौर पे एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम यहाँ पे पहुँचे, जब से खबर ब्रेक की, सबसे पहले ARY पे ये खबर ब्रेक हुई थी, जिसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान के जो आगे पीछे लोग थे उनमें भी काफ़ी उनका कहना है कि हमें फ़ोन कॉल्स आई मुख्तलिफ चैनल से कि इतनी बड़ी ये मुलाकात है, लेकिन उन लोगों को आगाह नहीं किया गया। लेकिन हमारे सोर्सेज ने हमें यह बताया कि ये मुलाकात जारी है, जिसके बाद ARY पे ये खबर ब्रेक हुई। उसके बाद ARY वाहिद ऐसा चैनल है जो सबसे पहले जो रियाज दुरानी की रहाइशगाह के बाहर पहुँचा, और उसके बाद हमें मौलाना साहब की तरफ से जो गार्ड हैं उनकी जानिब से उन्हें मैसेज दिया गया कि बाहर एक मीडिया की गाड़ी खड़ी हुई है, तो उन्होंने पता किया कि ARY न्यूज़ की ये वाहिद DSNG तो बाहर है, तो हमें उसके बाद अंदर बुलाया गया है। और अब हमें ये कहा जा रहा है कि
कुछ ही देर बाद जो मुलाकात के बारे में आके आगाह किया जाएगा कि क्या मामला ज़ेरे गौर आए हैं और आइंदा का क्या लाहे अमल है। काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात जो देखे जा रहे थे PDM में, खसूसी तौर पर जो पीपल्स पार्टी जो है वो खुश नहीं थी मौलाना अपना शहबाज शरीफ से मुलाकात जो कोट लखपत में हुई थी मोहम्मद अली दुरानी की। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान पहले भी जो नाराज थे कि ये मुलाकात क्यों हुई, लेकिन अब ये जो खुसूसी मुलाकात हो रही है, 1-on-1 मुलाकात हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी मुलाकात है जिससे कल PDM का इजलास भी होने जा रहा है। तो अब ये देखना होगा अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर आके हमें किस चीज़ से आगाह करेंगे, क्योंकि वो भी खुद भी हैरान थे और जो फंक्शनल लीग के रहनुमा है मोहम्मद अली दुरानी और उनके इतराफ़ के जितने भी लोग थे वहाँ पे अंदर मौजूद, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और हमें ये बार बार कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि ये मुलाकात हो रही है। बस आपके लिए यार मोहम्मद आसान तरीका यही है, आप सारी चीजें कह दें कि जी हम तो रिपोर्टर हैं और हमें अम्माद यूसुफ साहब ड्यूटी पे असाइन करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं, नहीं तो मौलाना साहब आपको पता है नाराज भी हो सकते हैं कि एक खुफिया मुलाकात थी और आपने ऑन एयर आके भांडा फोड़ दिया, तो अम्माद यूसुफ के खाते में डाल दीजिएगा जब मौलाना साहब आपसे ये सवाल करेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि मौलाना साहब की जो मरियम से कल मुलाकात हुई थी उसमें इतलात ये थी और खबरें थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद भी इस पर एतराज़ किया था कि जी देखें शहबाज शरीफ से ये मुलाकातें हो रही हैं और ये जब फैसला हुआ था PDM में कि कोई राब्ते नहीं रखे जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट से या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से, और ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था और आज खुद ही छुप छुपा के चुपके सूरज गरूब होने के बाद रात के अंधेरे में ये मुलाकात जारी थी। तो अब इस पे जो डेवलपमेंट है कल, उसमें क्या सबसे बड़ा अब चैलेंज ये होगा कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाया जाए और मौलाना साहब आपको जो आपकी उनके करीबी लोगों से बातचीत हुई कुछ माइल नजर आएंगे ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाते हुए? देखिए मौलाना साहब जो है वो इसी तरफ जाएंगे और यही रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ज़राए का यही कहना है कि अब जिस तरह तहरीक जो इतने ज़ोरों शोर से नहीं चल रही थी, तो ये एक चीज़ एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे कुछ ये आगे बढ़ सकेगी PDM की तहरीक। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो डायलॉग है इस पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अब जब तक मौलाना साहब या जो मोहम्मद अली दुरानी है वो हमसे आके बात नहीं करेंगे, इस बात पर कन्फर्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे ज़राए हैं वो पहले ही हमारे से सिर्फ इतना उन्होंने बताया था कि ये मुलाकात जारी है और कन्फर्मेशन दी थी, इसके अलावा उसके बाद से उनसे रब्ता नहीं हो सका। लेकिन अब जिससे हमें इन्विटेशन दिया गया कि खुद बताया जाएगा कि ये मुलाकात किन मामलात पे हुई है, तो ये आके बाहर वो ही आगाह करेंगे। इससे कबल यही कहा जाएगा जिससे आपने भी कहा कि ये मुलाकात का एक जो सिलसिला है वो यही बात। बिल्कुल ठीक है यार मोहम्मद, आप फर्दर इंफॉर्मेशन भी लें हम आपसे और न्यूज भी यकीनन आपसे राब्ता करें, फर्दर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर जमान कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शेयर किया था कि वो मोहम्मद अली दुरानी साहब से मिलने जा रहे हैं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी ऐसी कोई आई हुई है दावत के जी मोहम्मद अली दुरानी साहब मिलना चाह रहे हैं और ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आपको भी मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, पहली बात तो यह मौलाना अपनी जमात के सरबराह है, वो PDM के सरबराह है, उसका एक चार्टर ऑलरेडी तय है। उससे बियॉन्ड वो जिसको मिलना चाहे, कोई किसी के ऊपर कदगन और पाबंदी ना है ना हो सकती है। लेकिन चार्टर के ऊपर कोई बात कर रहा है तो मोहम्मद अली दुरानी साहब किसके वकील हैं, कौन सी ताकत को वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्रैंड नेशनल डायलॉग तो बेसिकली अमंग्स्ट द फोर्सेस होने की बात की जा रही है, या अमंग्स्ट द इंस्टीट्यूशंस जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, पार्लिमान है, सियासी जमातें हैं। तो वो किसके नुमाइंदे हैं हमें तो नहीं पता, क्योंकि सियासी जमातों के नुमाइंदे तो वो नहीं है, ना वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे थे कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी और बैकडोर डिप्लोमेसी। तो अच्छे शरीफ साहब आप तो बड़े बहुत बेहतर जानते हैं मुझसे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी या बैकडोर डिप्लोमेसी वो नहीं होती कि हम मुलाकात करके निकले बाहर, आप खड़े होकर बातें बता रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि इनसे मेरी ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। अगर आपने सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड ही कह दिया है तो फिर बैकडोर कहाँ से हो गया? नहीं, बैकडोर में हो सकता है कायरा साहब और भी मामलात हों जो कि सामने नहीं बताए जा रहे हो, नजर आते हैं कुछ। उसको फिर बैकडोर रखा जाता है ना, उसको फिर ये तो नहीं होता ना कि आप ऐलान आके कहें कि जैसे मेरी ये बात हुई, ये बात हुई, उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा। इस तरह नहीं होता। बैकडोर की मुलाकातों के तरीकेकार और होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले साहब, लेकिन ये राब्ते तो एस्टेब्लिश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात हैं कि शहबाज शरीफ साहब की भी एक मुलाकात हुई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कल एक अहम इजलास है जिसमें यकीनन आप भी शायद शिरकत के लिए जा रहे होंगे, आपकी बाकी क़यादत भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, और ये इस तरह की मुलाकातें खुफिया तौर पे हो रही हैं जिसमें ये जिसको नाम ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी दिया जा रहा है, बैकडोर चैनल्स का नाम दिया जा रहा है। और PDM जब बनी थी एलामिया आया था कि कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह के खुफिया राब्ते
किसी के साथ नहीं होंगे? देखिए, मैं ये तो खैर मेरा इस्तेकाक नहीं होगा कि मैं कहूँ कि फलां बंदा आपको क्यों मिला, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अगर वो शहबाज शरीफ साहब से मिले तो शहबाज साहब की इजाजत से या उनकी ख्वाहिश से ही मिले होंगे, वैसे तो नहीं मिल सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिलने गए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक या उनकी इजाजत से ही मिलने गए होंगे। और मौलाना को भी इस बात का इल्म है कि शहबाज साहब के साथ उनकी मुलाकात के बाद किस तरह की गुफ्तगू हुई है। तो इस तरह की गुफ्तगुओं से, मुलाकातों से इबहाम बहरहाल पैदा होते हैं, एक नेगेटिव डिबेट छिड़ जाती है। बाकी हमें क्या एतराज हो सकता है? बात जमात अपने तौर पे आज़ाद है। हाँ, अगर वो मुज़ाकरात इस हमारी तहरीक के बारे में हो या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो या हुकूमत के बारे में हो तो उसके ऊपर नहीं। अगर कोई तजावीज लेके बंदा मिल रहा है तो वो और बात है। तजवीज यही होगी, ये भी हो सकती है ना कि आप लॉन्ग मार्च का जो कह रहे हैं और हुकूमत को आपने परेशान किया हुआ है, वो कह रहे हैं जी बातचीत करें, लॉन्ग मार्च ना करें। तो लॉन्ग मार्च तो फिर आपके डायरेक्टली पीडीएम के एजेंडे के साथ आ जाता है, जो सीईसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, आपके चेयरमैन ने भी कल कहा है। अब ये बातें अगर वहां पे हो रही हों और शहबाज शरीफ साहब से भी इसी तरह की बात, एक कॉन्सिलिएशन का रोल अदा करने का कहा जा रहा हो, तो ये तो एक एजेंडा से आ गया। दूसरा आपने कहा कि जी मोहम्मद अली दुरानी साहब, एक मेरा छोटा सा सर सवाल सुन ले। मोहम्मद अली दुरानी साहब रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? पीर पगाड़ा साहब को कर रहे हैं, और ये माजी में किसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे? देखिए, जिसके भी थे, मैं तो ये कर रहा हूं आज, एज ऑन टुडे, इस वक्त पीर पगाड़ा साहब की कोई कौन सी वो हैसियत है कि वो मुज़ाकरात कराने लगे हैं? मैं तो पूछ ये रहा हूं आपसे कि पहली बात तो ये है कि बैकडोर डिप्लोमेसी में या बैकडोर राब्तों में ये नहीं होता कि आप सरेआम बैठ के उसी वक्त बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कर रहे हो। दूसरा ये है कि ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग के जिक्र है अरशद साहब, उसके कॉन्सेप्ट में जो सियासी जमातों का या पार्लियामान का और दीगर इदारों का, स्टेट इंस्टीट्यूशन का जो बैलेंस की बात है, उसमें जो आइन के तहत चलने की बात है, उसमें जो रुकावटें हैं, उसमें जो माजी की आदतें हैं उसको खत्म करने के, वो एक डायलॉग की बात की जा रही है। उसमें वो किसके नुमाइंदे हैं? हाँ, उनकी अगर को अपनी तजवीज है तो और बात है, लेकिन अगर वो किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मुझे तो उसका इल्म नहीं है, लिहाजा ये उनकी जाती कोशिश हो सकती है। हाँ, हमारी क़यादतों को, सारी जमातों को, अपोजिशन की जमातों को अच्छा, अब बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत है, बरतने की जरूरत है, क्योंकि इससे इबहाम पैदा होता है। अच्छा, बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात, कल पीडीएम के इजलास में आप ये जानना चाहेंगे कि आपके दो इत्तेहादी पीडीएम के पार्टनर्स, उनकी ये मुलाकातें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए इन मुलाकातों के बारे में पीडीएम के फोरम पे? अगर तो जी, मैंने गुजारिश की ना, अगर तो उनकी मुलाकातें को हुकूमती लोगों से हो रही हैं या इसके एजेंडे के तहत हो रही है तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो यार उनकी मिशावरत के इस तरह की मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है और वो अपनी जाती हैसियत में उनसे मिले हैं, जमात के कारकुन के तौर पर मिले हैं, तो वो उनका इस्तेकाक है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब उसकी ऐसी मुलाकात जो शहबाज शरीफ साहब की एक हो चुकी, उसके बाद एक होने वाली मुलाकात से और ज्यादा एक डिबेट छिड़ी ना। देखे ना, मेरी और आपकी डिबेट क्या हो रही है, आपने मुझे किस मौजू पे बात करने के लिए लिया? सो एक इबहाम पैदा होता है, सो इससे एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। तो आप ये वजाहत चाहेंगे कि ये जाती मुलाकातें थी या कि कोई रिप्रेजेंटेशन? मुझे नहीं पता, मैंने तो आपसे सुना, मुझे तो आपने बताया है, मैं तो इस वक्त अपने घर में। मौलाना की मुलाकात कंफर्म हो गई है, हमारे रिपोर्टर वहां पे, हम वहां पे लाइव थे अभी, मौलाना के लोगों ने भी कंफर्म कर। मैं आपकी रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूं कि कल पीडीएम का अहम इजलास है, उसमें आप ये जानना चाहेंगे कि ये नून लीग और मौलाना के साथ, जेयूआईएफ के साथ मुलाकातें दुरानी साहब की जाती हैसियत में थी या बतौर किसी के मैसेंजर के थी? मेरा ख्याल है कल मौलाना खुद ही, मैं जानना चाहूं या ना चाहूं, मौलाना खुद बड़े दीर्घ सियासतदान है और इस डिबेट को वो खुद ही पीडीएम की क़यादत को, सारी जमातों को इस पे शायद ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। कमर ज़मान कायर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में करने का। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट, अहम खुफिया मुलाकात जिसका भांडा हमारे रिपोर्टर यार मोहम्मद ने फोड़ा और इस वक्त मौजूद हैं, मजीद मालूमात ले रहे हैं। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, वफ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन। और साल 2020 के जाते जाते एक और बड़ी सियासी खबर ARY पे आपके साथ हमने शेयर की कि मौलाना फजल रहमान और मोहम्मद अली दुरानी साहब की लाहौर में खुफिया मुलाकात जारी थी और हमारे रिपोर्टर यार मोहम्मद वहाँ पे पहुँच गए और ख़बर कंफर्म भी की उन्होंने। अब सवाल ये बनता है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। मौलाना फजल रहमान साहब कल तक एतराज उठा रहे थे कि शहबाज शरीफ से जेल में मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हो रही है और आज खुद मुलाकात कर रहे हैं, तो इस पे PDM का कल अहम इजलास है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है पसे पर्दा? जी, और शिबली फराज साहब दोबारा कोशिश करते हैं राब्ता करने की। और नाज़रीन, कल नया साल है और PDM का अहम इजलास कल लाहौर में होना है और उसमें यकीनन अब ये बात सामने आएगी कि मौलाना फजल रहमान साहब खुद ये बात PDM के फोरम पे शेयर करते हैं कि उनकी क्या बातचीत हुई मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ। ग्रैंड नेशनल डायलॉग, जैसे हमने आपको पहले बताया था, 2021 में एक बड़ी खबर होगी, लेकिन हुकूमत इस पे किधर खड़ी होगी? वजीर आजम इमरान खान साहब बड़े वाजे हैं कि मैंने कोई NRO नहीं देना। शिबली फराज साहब से हमारा दोबारा राब्ता हो गया। मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मौलाना फजल रहमान साहब पहले एतराज उठाए थे कि शहबाज शरीफ साहब के साथ खुफिया मुलाकातें, और आज खुद खुफिया मुलाकात कर रहे थे मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ, और कल PDM का एक बड़ा इजलास है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जो बौखलाहट है और उनकी जो इस वक्त जो परेशानी है, वो उससे ये जाहिर होता है कि मौलाना फजल रहमान अपने जो उनकी भी जो भी अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने हमेशा की तरह कि उनके सामने एक पब्लिक के सामने उनका एक बयानिया होता है और पसे पर्दा वो कुछ और चीजें कर रहे होते हैं। तो ये एक्सपोज करता है मौलाना साहब की जो दोगली पॉलिसी है। इसमें तो हम और मिनिस्टर साहब, आप समझते हैं ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग है, वजीर आजम इस पे एग्री कर जाएंगे और उन लोगों से जिन पे वो कहते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, उनसे बातचीत नहीं हो सकती, उन पे मुकदमे चलने चाहिए? ये 2006 का नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस तो नहीं रिपीट हो रहा? वही प्रोसेस, उसी तरह से वही चेहरे? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। आगे बढ़ना है तो उसमें NRO की कोई गुंजाइश। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज, पाकी वजीर इत्तलात। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपको नया साल मुबारक हो। आपको इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और इंशाल्लाह आपसे अब ज़िंदगी रही तो अगले साल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।